नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के मलौट में किसान कल्याण रैली को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से आपसी संबंधों को नया आयाम मिलेगा। कहा, भारत और कोरिया के बीच आर्थिक साझेदारी सशक्त और जीवंत है। राज्यसभा ने सदन में सदस्यों के वक्तव्यों के तत्काल भाषा अंतरण की सुविधा के लिए 5 और भाषाओं को जोड़ा। सदस्य मॉनसून सत्र में 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी भी भाषा में अपनी बात रख सकेंगे। पाकिस्तान के पेशावर में एक चुनावी सभा में आत्मघाती बम धमाके में आवामी नेशनल पार्टी नेता सहित 13 लोगों की मौत। फ्रांस बेल्जियम को 1-0 से हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला क्रोएशिया से। और दिविज शरण और ऑथिम सिटाक की जोड़ी के विंबलडन टेनिस में पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में हार के साथ ही भारतीय चुनौती समाप्त। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में मुक्तसर जिले के मलौट में किसान कल्याण रैली को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पंजाब के किसानों का कृषि क्षेत्र की बढ़ोतरी में अमूल्य योगदान है। खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि पर आभार प्रकट करने के लिए इस रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने संयुक्त रूप से किया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि रैली में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान शामिल होंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के निर्णायक कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करेंगे। आयोग ने लागत मूल्य पर 50% लाभ का प्रावधान किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के वायदे की पृष्ठभूमि में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि के लिए श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के सहयोग से मलौट में धन्यवाद रैली का आयोजन कर रहा है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान इस रैली में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के इस फैसले के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गगनदीप कौर देवगन, आकाशवाणी समाचार, मलौट। आकाशवाणी से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा कि पिछले 4 वर्ष के दौरान एनडीए सरकार के विभिन्न उपायों से किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। एमएसपी पहले भी फिक्स होती थी, लेकिन एमएसपी पहले बहुत नीचे स्तर पर फिक्स होती थी और अब जो एमएसपी है वो जो कॉस्ट है फार्मर के उन पे 50% का उसको मार्जिन नेट रिटर्न मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो किसान रैली एड्रेस करना, वो जो किसानों के लिए पिछले 4 साल में बहुत आर्थिक सुधार हुए, डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च हुए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, तो ये सब जो काम हुए ये अभूतपूर्व है, पहले इतने कभी नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में महिला स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन लोगों से बातचीत करना एक अनोखा अनुभव होगा जो विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। ये कार्यक्रम डीडी न्यूज और नरेंद्र मोदी ऐप पर उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और कोरिया के बीच आर्थिक साझेदारी सशक्त और जीवंत है तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की यात्रा से इसको नया आयाम मिलेगा। राष्ट्रपति भवन में कल शाम दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन का स्वागत करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि पूर्व में देशों के साथ सहयोग की भारत की एक्ट ईस्ट नीति और दक्षिण के देशों के साथ दक्षिण कोरिया की न्यू सदर्न कम्युनिटी नीति के बीच बेहतर तालमेल हुआ है। श्री कोविंद ने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा और शांति के लिए श्री मून की मध्यस्थता के प्रयास सराहनीय है और भारत उनका पूरी तरह समर्थन करता है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्री गिरिराज सिंह और कोरिया के लघु और मझोले उद्यम मंत्री होंगजोक हाक ने कल नई दिल्ली में भारत कोरिया प्रौद्योगिकी आदान प्रदान केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र ऐसी भारतीय प्रौद्योगिकी की पहचान का काम करेगा जिसे कोरिया निर्यात किया जा सके और उसके लिए उचित कोरियाई साझेदार की पहचान की जा सके।
मणिपुर के कई शिक्षित युवा देश के विभिन्न महानगरों में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ उद्योग में काम कर रहे हैं। इससे सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रति उनके आकर्षण का पता चलता है। मणिपुर में डिजिटल इंडिया मिशन का कार्यान्वयन सफलता की नई कहानी लिख रहा है। प्रस्तुत है हमारे इम्फाल संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत मणिपुर में बीपीओ की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाउबम जॉयरेम्बा, जो स्वयं आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्होंने एक बीपीओ खोलकर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम खोले हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर बीपीओ योजना के तहत तकरीबन 5,000 बीपीओ इस क्षेत्र में खोले गए हैं। A number of young talented boys and girls are taking up this new job profile in Manipur and bringing in the much needed IT ecosystems in the state which never existed before. डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ही जगह जगह खुले सामान्य सेवा केंद्र आम लोगों को न केवल सिर्फ डिजिटल प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, बल्कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने में भी मदद कर रहे हैं। इम्फाल पश्चिम में इसी तरह का एक केंद्र चलाने वाले सपम मनिंद्रो सिंह ने बताया कि इसके जरिए न केवल वह आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि उन्होंने अपने यहाँ आईटी और लेखा विशेषज्ञों को भी रखा है। More than 500 beneficiaries has been trained from my center under a digital literacy program to train non-digital literate persons in Manipur. ये मिशन मणिपुर में एक प्रभावशाली ई शासन तंत्र की नई उम्मीद और प्रशिक्षित पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम के रूप में उभर रहा है। इम्फाल से इबोमचा शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। राज्यसभा सदस्य इस महीने की 18 तारीख से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी में भी अपनी बात रख सकेंगे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि सदन में 5 और भाषाओं डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और सिंधी में सदस्यों के वक्तव्यों के तत्काल अंतरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। राज्यसभा में बोडो, मैथिली, मणिपुरी, मराठी और नेपाली भाषाओं के लिए लोकसभा की 2 भाषाओं की सेवा ली जाती है। श्री नायडू ने कहा कि मातृभाषा ही बिना किसी हिचक के विचारों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का स्वाभाविक माध्यम है। पाकिस्तान के पेशावर में कल रात एक चुनावी सभा में आत्मघाती विस्फोट में अवामी नेशनल पार्टी के नेता हारून बिल्लौर सहित 13 लोग मारे गए और 47 घायल हो गए। पुलिस प्रमुख काजी जमील ने 25 जुलाई के आम चुनाव में उम्मीदवार बिल्लौर के मारे जाने की पुष्टि की है। बिल्लौर के मंच पर पहुंचने पर की जा रही आतिशबाजी के दौरान आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर दिया। आम चुनाव से पहले पाकिस्तान में चुनावी रैली पर यह दूसरा आतंकवादी हमला है। इसी महीने आतंकी हमले में एक उम्मीदवार सहित 7 लोग घायल हुए थे। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली $200 अरब मूल्य की वस्तुओं की सूची बनाई है, जिन पर सितंबर से शुल्क लगाया जा सकता है। इससे विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार संघर्ष बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह $34 अरब की चीनी वस्तुओं पर 25% अमरीकी आयात शुल्क के जवाब में की गई चीन की कार्रवाई पर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी थी। अमरीका का व्यापार कार्यालय सूची में रखी गई वस्तुओं पर विचार करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि सूची को अंतिम रूप देने में लगभग 2 महीने लगेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप शुल्क लगाने के बारे में फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 8 तीर्थयात्री मारे गए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर इन यात्रियों को ले जा रहा वाहन तालग्राम थाना क्षेत्र में मार्ग में खड़े एक कंटेनर से टकरा गया। कन्नौज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। ये तीर्थयात्री राजस्थान से सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल की ओर जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए और एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार ये मुठभेड़ कल शाम मिनपा गांव के निकट हुई। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और 3 जिलों के 20,000 लोग प्रभावित हैं। एक और व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। उधर मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में हालांकि वर्षा रुक गई है, लेकिन यहां का आम जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। मुंबई शहर और उपनगरों में लगभग 4 दिनों के बाद आज बारिश थम गई है। पश्चिम रेल मार्ग पर आज सुबह 6:22 पर विरार के लिए लोकल चलाई गई, लेकिन पटरी पर जमा पानी कम होने के बाद ही इस मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह सामान्य हो पाएगी। हालांकि चर्चगेट और भाईंदर के बीच रेल यातायात जारी है। हार्बर तथा मध्य रेल की गाड़ियां भी निर्धारित समय पर चल रही है। मौसम विभाग का अंदाज है कि पूरे कोंकण क्षेत्र में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। फीफा फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं आनंद श्रीवास्तव।
फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने कांटे के मैच में बेल्जियम को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेडियम में खेले गए इस मैच में शुरू से ही दोनों टीमों ने आक्रामक शुरुआत की। पहला हाफ गोल रहित रहा। दूसरे हाफ में फ्रांस ने शुरुआत से ही अपने आक्रमण तेज कर दिए। मैच के 51वें मिनट में फ्रांस को कॉर्नर मिला। आंतोआ ग्रीजमैन के कॉर्नर पर सैमुअल उमटीटी ने गोल कर फ्रांस को 1-0 से बढ़त दिला दी। इसके बाद बेल्जियम ने अपने हमले तेज किए, लेकिन फ्रांस ने काफी अच्छा डिफेंस किया और रेड डेविल्स को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। 1998 की चैंपियन फ्रांस की टीम तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। आज दूसरे सेमीफाइनल में लुझनिकी स्टेडियम में 1966 की विजेता इंग्लैंड का सामना शानदार फॉर्म में चल रही क्रोएशिया की टीम से होगा। दोनों टीमों की तैयारियों को देखते हुए मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है। वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के दिविज शरण और न्यूजीलैंड के आर्टेम सिटाक की जोड़ी के हार के साथ ही भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद लवलीत। थाईलैंड की गुफा में फंसे सभी 12 बच्चों और उनके फुटबॉल कोच को सकुशल बाहर निकालने की खबर आज सभी अखबारों में है। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द है, आखिर जीती जिंदगी। नवभारत टाइम्स ने इन सभी बच्चों के चित्र देते हुए इन्हें 2018 की असली वर्ल्ड चैंपियन टीम बताया है। रेल से रक्षा तक मिलकर काम करेंगे भारत और दक्षिण कोरिया, हिंदुस्तान सहित लगभग सभी अखबारों में है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के इस बयान को दिया है कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए भारत का योगदान जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली के एक स्कूल में फीस नहीं भरने पर 59 बच्चियों को उमस भरी गर्मी में 6 घंटे तक तहखाने में बंद करने की खबर दैनिक भास्कर सहित लगभग सभी अखबारों में है। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर कई अखबारों ने विशेष आलेख दिया है। राजस्थान पत्रिका का कहना है, 6 देशों में दुनिया की आधी आबादी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के मालौट में किसान कल्याण रैली को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से आपसी संबंधों को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत और कोरिया के बीच आर्थिक साझेदारी सशक्त और जीवंत है। राज्यसभा ने सदन में सदस्यों के वक्तव्यों के तत्काल भाषा अंतरण की सुविधा के लिए 5 और भाषाओं को जोड़ा है। सदस्य मानसून सत्र में 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी भी भाषा में अपनी बात रख सकेंगे। फ्रांस बेल्जियम को 1-0 से हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।